हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर गौतम कुमार हेल्थ सेवा एट योर होम से आज एक टॉपिक को डिस्कस करने आए हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस को। ऑस्टियोआर्थराइटिस में हम देखेंगे किन किन सब टॉपिक्स के अंदर इसको हम लोग पढ़ते हैं। जैसे बेसिक नॉलेज के बारे में अगर देखें, फिर रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं, क्लिनिकल फीचर क्या क्या मिलते हैं, साइन सिम्टम क्या पेशेंट बताते हैं, क्या ट्रीटमेंट लाइन होना चाहिए, ये सारी सब टॉपिक्स होंगे इसके अंदर। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो मोस्ट कॉमन होता है वो हम लोग देखते हैं कि जॉइंट का इन्वॉल्वमेंट होता है, और यहाँ जो जॉइंट होता है वो वेट बेयरिंग जॉइंट होता है। वेट बेयरिंग जॉइंट कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहले हमारा वर्टिब्रा में भी स्पेसिफिक है कि हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है और लंबोसैक्रल वर्टिब्रा इन्वॉल्व होता है। फिर हमारा हिप जॉइंट इन्वॉल्व होता है और नी जॉइंट इन्वॉल्व होता है जो वेट बियरिंग जॉइंट है। अब अगर देखें कि एंकल जॉइंट पे भी वेट पड़ता है, लेकिन हमारे बॉडी का या कह लीजिए का फुट का स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया हुआ होता है, जो बोन का अरेंजमेंट होता है एंकल बोन पे, वो क्या होता है कि वेट हमारा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरे फुट पे और वेट बेयरिंग के लिए काफी स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसके कारण से हमारे एंकल जॉइंट पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब अगर देखें कि मोस्ट कॉमन ये फीमेल्स में होता है, जनरली मेल्स में जो होता है एल्डरली एज ग्रुप के बाद हम लोगों को मिलता है। अब आते हैं हम लोग रिस्क फैक्टर को डिस्कस करते हैं। तो रिस्क फैक्टर में फिर वही है, एज है। एक कॉमन चीज जो आती है यहाँ पे वेट। अगर वेट बहुत ज्यादा होता है या फिजिकल इनएक्टिविटी, तो उस केस में भी हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस होने का चांसेस ज्यादा है। फिर देखें कि अगर हमारा फैमिली हिस्ट्री है तो, या जेनेटिकल कोई प्रीडिस्पोजिशन है तो, या उस जॉइंट का फ्रैक्चर हो रखा है या किसी तरह से डिफॉर्मिटी हो रखी है, तब भी हम लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलने का चांसेस ज्यादा है। या हम लोगों को ऑस्टियोपोरोसिस या कैल्शियम, विटामिन डी का अगर पुअर एब्जॉर्प्शन है हमारे गट में, तो भी हम लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस मिलने का चांसेस ज्यादा है। एक चीज और आती है जो हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। जैसे अगर बहुत देर तक हमारा सिटिंग है या स्टैंडिंग है, तो भी हम लोगों के जॉइंट में प्रॉब्लम आने का चांसेस बढ़ जाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक जॉइंट पे वेट देते हैं, जिसके कारण से हमारा जॉइंट सफर करता है। अब अगर देखें जैसे कोई भी जॉइंट के बारे में हम लोग देखें, मोस्ट कॉमन तो जो जॉइंट इन्वॉल्व होता है वो नी जॉइंट होता है। अब हम लोग क्लिनिकल फीचर की बात करते हैं कि एक जॉइंट बना कैसे होता है और ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो जो जॉइंट्स बने होते हैं वो जॉइंट्स बने होते हैं, पहले तो हमारा दो बोन का अटैचमेंट होता है जॉइंट पे। फिर अटैचमेंट के बाद बोनी कैप्सूल होता है, फिर हमारा मसल होता है, लिगामेंट होता है, टेंडन होता है। ये सारी चीज मिलके बोन को प्रोटेक्ट करते हैं, जॉइंट को मोबिलिटी देते हैं, लुब्रिकेशन देते हैं, डिसेबिलिटी नहीं डेवलप करने देते हैं, और हम लोग देखें कि स्टिफनेस वगैरह से भी सारा कुछ यही बचाते हैं। जब ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है तो उस केस में सबसे पहले हमारा कार्टिलेज, जो हम लोगों को लुब्रिकेशन देने का काम करता है, शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है, वो कार्टिलेज डैमेज होने लगता है, चाहे वो वेट बेयर के कारण हो या फिर हम लोगों के न्यूट्रिशन के कारण हो। फिर मसल जो आसपास में होते हैं वो वीक होने लग जाते हैं। अब ये मसल जो वीक होता है तो इसमें क्या होता है कि दो बोनी स्ट्रक्चर वेट पड़ने के कारण आपस में टकराने लग जाते हैं, और कार्टिलेज का डैमेज रेगुलर जो होता है वो बढ़ता ही चला जाता है। और कुछ ऑस्टियोफाइट मतलब हमारा कुछ बोनी स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जब हमारा कार्टिलेज डैमेज हो जाता है। तो अब उस केस में कार्टिलेज को देखते हैं कि क्या क्या क्लिनिकल फीचर मिलता है। सबसे पहले तो जॉइंट पेन होगा, फिर क्या होगा, हमारा स्वेलिंग होने लग जाता है जॉइंट का ड्यू टू इन्फ्लामेशन, अगर बोन इरोजन वगैरह हो रहा है तो। फिर बाद में हम लोग देखते हैं कि डिसेबिलिटी और स्टिफनेस भी डेवलप हो जाता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है हमारा अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है, मतलब एक जॉइंट इन्वॉल्व है तो दूसरा नहीं भी इन्वॉल्व हो सकता है। अब अगर हम देखें कि कैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस से
बचा जा सकता है। तो ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचने के लिए सबसे पहले अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाएं। पहले तो बोन और मसल को स्ट्रेंथ एक्सरसाइज में लाना होगा अपने आप को। फिर अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है तो हम लोगों को नी ब्रास वगैरह आता है या फिजियोथेरेपी की मदद ले सकते हैं हम लोग, या फिर हम लोग देखें तो डॉक्टर से संपर्क करके मेडिकल ट्रीटमेंट में भी आ सकते हैं। अब अगर हम देखें कि डायग्नोसिस कैसे करते हैं तो ऑस्टियोआर्थराइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए एक्सरे या फिर एमआरआई या फिर बोन स्कैन या बोन बायोप्सी करवाते हैं हम लोग, कि जो कि हम लोगों को रूल आउट कर देता है कि हाँ भाई इस पेशेंट को क्या परेशानी और किस एक्सटेंट तक परेशानी है। फिर हम लोगों को एमआरआई वगैरह में बोनी फ्यूजन भी पता चलता है, स्वेलिंग के बारे में भी पता चलता है, कार्टिलेज कितना डैमेज हो गया इसके बारे में भी पता चलता है। फिर हम लोग हिस्ट्री में आते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन में अगर नी पेन है तो हम लोगों को देखते हैं कि क्रेपिटेशन मिलता है। जब हम बोन को मूव करवाते हैं, नी जॉइंट को मूव करवाते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि क्रेपिटेशन मिलता है, खड़खड़ाहट मिलता है हमें बोन पे। अगर हम लोग बोन के ऊपर हाथ रख के अगर एग्जामिन करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री का हर बीमारी के लिए बहुत बड़ा रोल है। अब अगर हम देखें कि ट्रीटमेंट पार्ट में आते हैं तो ट्रीटमेंट पार्ट में आने के बाद हम लोग बोन स्वेलिंग के लिए या फिर बोन पेन के लिए हम लोगों को पेन किलर लेना पड़ता है। बहुत ऐसे एक्सटेंट भी आते हैं जहां पे हम लोग को नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए भी जाना पड़ता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और लगभग 10 में से 6 ओल्ड एज पीपल इसको सफर कर रहे हैं। तो अगर बेसिक नॉलेज हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस का रखते हैं और अपने एज के साथ साथ अपने लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाते हैं तो इन सब प्रॉब्लम से बचा जा सकता है। अब इस टॉपिक को यही कंक्लूड करते हैं दोस्तों। अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आप लोगों को लगे तो आप हमारे चैनल पे कमेंट करके आप जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।